जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग 26 दिसंबर डेली करंट अफेयर्स जो प्रोग्राम चल रहा है, तो डेली करंट अफेयर्स के तहत जो है ना, हम लोग 50 प्रश्नों का, इसमें 50 प्रश्न को समाहित किया गया है। इन 50 प्रश्नों के हल संग्रह को हम लोग देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि जितने सारे जो जो मुख्य टॉपिक्स जो हाल ही में चर्चा में रहते हैं, प्रतिदिन के चर्चा में रहते हैं, उनसे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को शामिल कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां रोलिंग बजट सिस्टम कब से लागू हुआ। तो रोलिंग बजट सिस्टम जो है 2026 और 27 से लागू हुआ। अगर देखते हैं तो 2000, क्योंकि यह 3 वर्षीय फ्रेम है, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 पर आधारित है। मतलब एक प्रकार से हम कहें तो यह दीर्घकालिक योजना है। रोलिंग बजट सिस्टम में कितने वर्षीय बजट फ्रेमवर्क शामिल होता है? इसमें 3 वर्षीय बजट फ्रेमवर्क शामिल होता है, जो कि मुद्रास्फीति विकास के आधार पर, जिसमें कि संशोधन संभव है। ऐसा संभव है कि जिस प्रति वर्ष जिस प्रकार से मुद्रास्फीति रहेगी या महंगाई, ताकि पारदर्शिता बढ़ी रहे। रोलिंग बजट सिस्टम की घोषणा किस मंत्री ने किया? तो रोलिंग बजट सिस्टम की घोषणा किसके द्वारा किया गया? जगदीश देवड़ा के द्वारा रोलिंग बजट सिस्टम की घोषणा किया गया। और यह उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घोषणा की। वे भाजपा नेता हैं और मध्य प्रदेश सरकार में उनकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कहां है? आसान प्रश्न है, तो यह इसका आंसर है भोपाल। तो जितने सारे संभावित प्रश्न बनते हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें समाहित कर लिया गया है। अगर आप इसमें मात्र अगर 10 मिनट के राउंड टाइम दे देते हैं, कहीं भी चलते रहे, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, खाना खा रहे हो, जब भी आपको समय मिले, आप सिर्फ 10 मिनट वीडियो गो थ्रू हो जाते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स आज का तैयार हो जाता है। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट है? चूंकि मध्य प्रदेश चर्चा में रहा है और संभावित प्रश्न बन सकते हैं, तो 230 विधानसभा सीट है। और अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं। और डिप्टी सीएम जो है ना, वह है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला हैं। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि ऑनलाइन फ्रॉड के प्रति लोगों को खास करके जागरूकता के लिए इसे मनाया जाता है। 2025 की थीम काउंटरिंग साइबर क्राइम, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योर अवर फ्यूचर किस दिवस से संबंधित है? यह जो दिवस है यह है अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध विरोधी दिवस से यह संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हनोई कन्वेंशन कब अपनाया गया? हनोई कन्वेंशन की बात करें तो 24 दिसंबर 2024 को हनोई कन्वेंशन अपनाया गया। और यह साइबर अपराध कानूनों के लिए यह कन्वेंशन बाध्यकारी हो गया, अतः इसे सभी देशों को मानना अनिवार्य किया है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 10 नंबर क्वेश्चन है। वीर बाल दिवस जो है वह 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, और जो कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत की याद में मनाया जाता है। अगला, वीर बाल दिवस किसकी शहादत की याद में मनाया जाता है? तो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इनकी शहादत याद में मनाया जाता है, क्योंकि 1705 में औरंगजेब ने इस्लाम न कबूलने पर उन्हें दीवार में चिनवा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हनोई कन्वेंशन कहाँ अपनाया गया? हनोई कन्वेंशन वियतनाम में अपनाया गया। कहाँ अपनाया गया? वियतनाम में अपनाया गया, जो 25 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षरित दुनिया का पहला वैश्विक साइबर संधि है। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 कहां आयोजित हुआ? यह जो है मुख्य रूप से दुबई में इसका आयोजन किया गया। यूएई के दुबई में एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा किया गया। भारत में एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो इसमें कुल पदकों की संख्या अगर बात करें तो भारत में इसमें 102 पदक भारत के द्वारा जीता गया इसमें टोटल मिलाकर, जिसमें 36 स्वर्ण, 28 रजत और 38 कांस्य पदक हैं। तो हमारे साथ साथ प्ले लिस्ट में है डेली जीके जीएस सीरीज चल रहा है। अभी जितने खास करके अभी बिहार दरोगा जो प्रीवियस ईयर का जो सेट है ना, उसको फोकस करके उसमें जितने सारे टॉपिक्स बने हैं, उन टॉपिक्स से 100 प्रश्नों को शामिल किया गया, अलग अलग टॉपिक, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट है, इन्वायरमेंट है, इसके बाद इकोनॉमी है, और इन सारे विषयों को उसमें समाहित किया, खेल को, स्पोर्ट्स वगैरह, यहाँ तक हिंदी को भी शामिल कर लिए हैं। अगर आप उसको एक बार तैयार कर लेते हैं तो लगभग 20 मिनट के आसपास का वह वीडियो है, तो आपका एक सेट तैयार हो जाता है, जो आप अपनी स्थिति उसमें देख सकते हैं। इस जो आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन यूथ पैरा गेम्स का पहला आयोजन कब हुआ था? इसका पहला आयोजन की बात करें तो पहला आयोजन हुआ था 2009 में। इसका आयोजन हुआ था कहां पे? जापान में। एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन कौन करता है? तो यह जो है एशियन पैरालंपिक कमेटी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, और हर 4 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। एशियन यूथ पैरा गेम्स कितने वर्षों में एक बार होता है? तो हर 4 वर्षों में एक बार होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम और हमारी टीम जो प्रयास कर रही है उन्हें एक मोटिवेशन मिले और लगातार काम करते रहें। अगला प्रश्न है, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान 7वें स्थान पर भारत रहा, और उज्बेकिस्तान का स्थान जो है वह 7वें स्थान पर फर्स्ट है। उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर रहा, जिसने 197 पदक जीता। बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का आरंभ कहाँ किया गया? धनु यात्रा का आरंभ, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर का आरंभ क्या है?
तो यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है, और जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया, जिसमें 14 किलोमीटर क्षेत्र आता है। धनु यात्रा 2025 का कब शुरू हुआ था? तो यह जो है 24 दिसंबर को धनु यात्रा 2025 शुरू किया गया था, जो कि ओडिशा में 11 दिनों तक यह चलेगा। धनु यात्रा कहाँ होता है? तो धनु यात्रा यह तो ओडिशा में होता है, और ओडिशा में भी अगर जगह की बात करें तो बड़गढ़ जगह है, बड़गढ़, जहाँ पर यह पूरा स्टेज बन जाता है, स्टेज की तरह वहाँ पे हो जाता है। धनु यात्रा कितने दिनों तक चलता है? ये 11 दिनों तक चलने वाला यह जो महोत्सव है। अगला, धनु यात्रा किस कथा पर आधारित है? धनु यात्रा जो है भगवान कृष्ण और कंस की कथा पर आधारित है, की कथा पर आधारित है, जिसमें भगवान कृष्ण और कंस के युद्धों को आधार बना करके 2014 से राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अगला, जानवी कपूर किस ब्रांड की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी? जानवी कपूर की बात करें तो वह न्यू बैलेंस की जो है ना पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है। अगला, न्यू बैलेंस कंपनी कब स्थापित किया गया? इसकी स्थापना 1906 में किया गया था। यह अमेरिकी कंपनी ने इसे स्थापित किया, और सॉफ्टवेयर पर इसका मुख्य फोकस है इस कंपनी का। न्यू बैलेंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू बैलेंस के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुख्य रूप से बोस्टन में है, और बोस्टन अमेरिका में के मुख्यालय है, और जूते, क्रिकेट के उत्पाद आदि तैयार किया जाता है। न्यू बैलेंस किस प्रकार के उत्पाद बनाती है? जूते, कपड़े और क्रिकेट बैट्स इत्यादि। अगला, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की अगर हम लोग बात करते हैं मस्कॉट क्या है? इसका जो है मस्कॉट क्या है, जो आइकॉन जो रखा गया है, यह है मोड़वीर। क्या रखा गया है? मोड़वीर है। तो मोड़वीर मतलब मेरा वीर मतलब होता है वीरता या आदिवासी साहस का एक प्रकार का प्रतीक है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह जो है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में इसका आयोजन किया जाएगा, जो आदिवासी युवाओं को जहाँ से प्रेरणा मिलेगी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कब से शुरू होगा? यह जो है 14 फरवरी 2026 से इसकी शुरुआत किया जाएगा, और इसमें आर्चरी, एथलेटिक्स आदि को शामिल किया गया है। अगला, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का उद्देश्य क्या है? अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में खेल को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि ओलंपिक की तैयारी में मदद मिल सके। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, और 2018 से खेलो इंडिया योजना का हिस्सा बना। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल दृष्टि इसके पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी है। कौन है? वासुदेव देवनानी है, और यह राजस्थान से इनका संबंध है। पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? पुस्तक का विमोचक जो है उपराष्ट्रपति किसके द्वारा किया गया था? पुस्तक का विमोचन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, वासुदेव देवयानी का वर्तमान पद क्या है? वासुदेव देवयानी की बात करें तो राजस्थान विधानसभा के ये कौन है? ये स्पीकर हैं, चूंकि इनका किताब हाल ही में चर्चा में रहा है। पुस्तक किससे प्रेरित है? यह जो पुस्तक है मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरित है, इनकी विचारधाराओं से यह पुस्तक प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सलीम अहमद को किस संगठन का CMD नियुक्त किया गया? सलीम अहमद की बात करें तो इसे जो है रेल विकास निगम लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया, नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। किसे बनाया गया? सलीम अहमद को। रेल विकास निगम लिमिटेड कब स्थापित किया गया? इसकी स्थापना 2003 में किया गया, और इसका चेयरमैन सलीम अहमद को बनाया गया। रेल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में उसका मुख्यालय है। रेल विकास निगम लिमिटेड किस मंत्रालय के अधीन आता है? यह जो है मुख्य रूप से रेलवे मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुगर्ग किस बैच की IAS है? अनुगर्ग की बात करें, यह 1991 बैच की IAS हैं, और यह चूंकि यह पहली महिला सचिव बनी, इसलिए यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। अनुगर्ग कब ओडिशा की मुख्य सचिव बनेगी? अनुगर्ग जो है 1 जनवरी 2026 को कब बनेगी? 1 जनवरी 2026 को यह बनेगी, मनोज आहूजा की जगह लेंगी। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? तो वह यह कौन बनी? तो यह अनुगर्ग बनी। कौन बनी? अनुगर्ग बनी। अगला देखते हैं, अनुगर्ग पहले किस पद पर रही हैं? अनुगर्ग की बात करें तो यह पहले विकास आयुक्त के पद पर अनुगर्ग रही हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न देखते हैं कि अनुगर्ग किस कैडर से हैं? तो यह ओडिशा कैडर से 1991 बैच की IAS ऑफिसर हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSI मतलब वाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च किया गया? इसे 25 दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत में सभी मौसम सड़क संपर्क को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की अवधि क्या है? चौथे चरण की अवधि अगर बात करते हैं तो 2024 से 2029 तक 70,125 करोड़ इसके लिए आवंटन किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए कितना धन आवंटन किया गया है? 70,125 करोड़ आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में फंडिंग का अनुपात केंद्र और राज्य सरकार का
कितना है, तो 60:40 लगभग यही रेशियो हर जगह काम करता है। 60:40 है, जिसमें सामान्य क्षेत्रों में 60% केंद्र और 40% राज्य। वहीं पर अगर आदिवासी क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र रहेगा तो वहां पर 90% जो है ना, 90% जो है वह 90% की हिस्सेदारी वह केंद्र सरकार की रहेगी। इस प्रकार से करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज का मतलब 26 दिसंबर का करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया गया है। वीडियो को देखने के लिए और चैनल वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैं सौरभ अपनी पूरे वाईफाई क्विज गुरुकुल टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।